रूपड़ा जी ने अभी मंटो की बात की। मंटो और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अब हिंदी अदबी माशरे के लिए बहुत नया नाम नहीं है। दो बाइनरी हैं हमारे यहाँ। मंटो बड़ा कहानीकार है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात जुड़े हुए हैं कि क्योंकि यहाँ तख्लीक पर, द्वंद पर कल से बात हो रही है, तो मंटो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अक्सर वो साफ़ी के दफ्तर में जाते थे। सलाउद्दीन साहब उनसे कहते थे कि मंटो, वो पैसे मांगते थे, कहते थे कहानी लिख दो। मंटो टाइपराइटर में बैठते थे, कहानी लिखते थे, पेपर निकालते थे, पैसे लेते थे, चले जाते थे। एक मिसाल मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। जब उनका पहला मजमुआ मज़ामीन का आबेगुम आया, तो उन्होंने उसके दीबाचे में लिखा कि मैं जब कोई चीज़ लिखता हूँ तो 17-18 साल के लिए रख देता हूँ, और फिर उसके बाद जब निकालता हूँ और झाड़ता पोंछता हूँ, और जो कुछ दीमक से बच जाता है उसको मैं पढ़ने वालों के लिए पेश कर देता हूँ। तो ऐसे ही एक बाइनरी आज हम भी संचयन घोष जी से हम बुला रहे हैं। कल हमने रंजनी जी का एक गायन सुना, और वो क्लासिकी आर्टिस्ट हैं संचयन घोष जी, यहीं पढ़े हैं शांति निकेतन, उन्होंने पढ़ा भी है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। मैं उनको बसर एहतराम आवाज़ दे रहा हूँ। संचयन घोष जी तशरीफ लाएं। सबको नमस्कार। और संगमन 26 के ये अब ये शुरू में एक द्वंद है मेरा कि मैं भाषा का जो चर्चा है वो हिंदी नहीं है मेरा, तो मैं इंग्लिश हिंदी मिला के ही बात करूँगा। पर शायद वही से शुरू करना ही अच्छा होगा कि भाषा का ये जो विचरण है, और हम लोग जिस तरह से लैंग्वेज या एक्सप्रेशन को देखते हैं, वो क्या सिर्फ एक ही चेहरा है उसका, कि बहुत सारे भाषाओं की एक मिलन क्षेत्र भी है। जब मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ तो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। भाषा एक मल्टी स्पेशियल एक रिलेशनशिप है, संपर्क है, जिसमें बहुत सारे संवेदना के एक मिलन की एक परिस्थिति बनते हैं, जिससे हम लोग मेमोरी जिसको बोलते हैं, मेमोरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब उसमें एक पहलू है कि एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का पहलू शायद हम लोग जिस स्तर से भाषा को देखते हैं उसमें अलग अलग करके सोच सकते हैं कि कोई लिखते हैं, कोई चित्रकला बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, या फिर कोई पेंटिंग करते हैं। पर ये भी एक परिस्थिति है जिसमें हम लोग भाषा को बांध के रखा है, क्योंकि अनुभूति के स्तर में भाषा बहुमात्रिक है। मुझे लगता है कि एक मल्टीपल एक्सपीरियंस है। तो मेरा इंटरेस्ट और द्वंद वहीं से शुरू होता है, क्योंकि मैं पेंटिंग का छात्र हूँ और मेरा ट्रेनिंग भी विजुअल लैंग्वेज का जो स्तर है उसमें पेंटरली प्रोसेस को समझना, उसकी जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, मतलब हम जो देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं और कैसे उसका परिवेशन कर रहे हैं, ये जो ट्रांसलेशन की जो एक्सपीरियंस है और पॉलिटिक्स है, उसके अंदर घुसना। और जब एक पेंटर काम करता है तब वो उसी टूल्स को जो जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, वो रंग हो या तुली हो या दूसरे और भी चीज़ों से आप अगर मार्क मेकिंग कर रहे हैं, उसके अंदर वो सारे वो जो इमोशंस, मेरे पहले जो वक्ता ने बताया कि कैसे वो रचनात्मक जो द्वंद है वो आ जाते हैं, और उसका एक गहरा इतिहास भी है कि कैसे व्यक्ति समाज को देखता है, और उसमें टूल्स का क्या रोल है, किस तरह के टूल्स हम लोग
चुनते हैं जिससे आप अपना जो अस्तित्व है उसका कुछ डेफिनेशन बना पाए, कुछ मायने जनरेट कर पाए। तो टूल्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम लोग टूल्स को समझते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब मैं थोड़ा सा पर्सनल स्पेस से फिर ये जो लार्जर जो आइडिया मैं आज थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, जिसके रेफरेंस में मेरा काम अभी स्थित है, क्योंकि शिल्प की परिभाषा कभी एक जगह में रहता नहीं है, वो बदलता रहता है। पर आज के समय में मैं जो सोच रहा हूँ उसका रेफरेंस आप इस टाइटल से थोड़ा बहुत मैं कोशिश किया इसको कैसे एक जगह में लेके आए। पर तो उस हिसाब से ये सिचुएशन में मैं कैसे पहुंचा कि मैं पेडागोजी को एक आर्ट प्रैक्टिस के हिसाब से परिवेश कर रहा हूँ। क्या कभी टीचिंग प्रैक्टिस हो सकता है, या ये जो द्वंद्व है या जो डिवाइड है सोसाइटी में, कि ऋत्विक घटक की बात हुई, उन्होंने 3 कैटेगरी बोला था आर्टिस्ट किस तरह का हो सकता है। तो एक कैटेगरी था प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जिनको वो मानते थे कि जो समाज के ऊपर अपना जो जीने का जो सहारा है वो समाज से कभी समाज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मतलब क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है तो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो कैसे जिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी एक शिल्पी पूरी तरह से प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो सकता है, नहीं तो उसको कहीं पे कुछ बेचना पड़ेगा या कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर सोसाइटी आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तब वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उनके डेफिनेशन में। दूसरा है कि सोसाइटी का मतलब गवर्नमेंट की बात भी कर रहे हैं आसपास के, और ये मुझे लग रहा है कि एक लोक शिल्प की जो परिभाषा है हम लोगों का, उसमें ये जो इंटरडिपेंडेंस की बात हम लोग करते हैं कि एक पटुआ या पट्टचित्र मेकर जब किसी के घर में जाके गाना सुना रहा है, तस्वीर दिखा रहा है, वो तो बेच नहीं रहा है पेंटिंग को, पर उसको मालूम है कि वहाँ से कुछ उनको दान में मिलेगा या कुछ ऐसे सपोर्ट मिलेगा जिससे उसका गुजारा हो सकता है। मतलब वो अपने आप को, पर वो उसका, और ये सोच भी है कि वो पट्टचित्र पेंटर जो बोल रहा है हमारे लिए, वो मेरा अपना जो सोच है, अपना जो इमेजिनेशन है, उसके लिए हमको चाहिए ये पट्टचित्र पेंटर, अदरवाइज वो बात नहीं बनेगी। तो ये जो एक इंटरडिपेंडेंसी था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही हो या कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड के जो ढांचा हम लोग जिसमें फंसे हुए हैं कारण हो, प्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारा लेयर्स आ चुका है कि कौन बना रहा है और कौन उसको इस्तेमाल कर रहा है या अपने जीवन में उसका यूज़ चल रहा है। तो ये प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन और मेकर, इसमें एक बड़ा सा द्वंद्व चलता है, और एक इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी मैं सोचता हूँ इसको, ये कोई एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये द्वंद्व चलेगा और इसी के अंदर आज हम लोग जी रहे हैं, और उसी के अंदर में हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं कि फ्रीडम क्या है, फ्री स्पेस क्या है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि शिल्प चर्चा एक फ्री स्पेस की प्रोपोजिशन है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक पर्सनल फिनोमेना है। जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, वो कभी पूरी एक लैंग्वेज से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। वो उसका एक मेटीरियलिटी है, मीडियम है, टूल है जिसके थ्रू वो ट्रांसलेटेड हो सकता है। सो उस नेटवर्क के बीच में फिर कैसे एक भाषा की संपर्क या इंटर रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। तो उस माहौल में काम करते हुए जब मैं एक स्टूडियो पेंटर था इन मेरे मास्टर्स में और एक कला भवन में, तो ये प्रश्न मेरे अंदर आया कि मैं अभी यहाँ पर जिस फ्रीडम से काम कर रहा हूँ, हर दिन मैं सोच रहा हूँ कुछ, मैं दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ, दुनिया को एक तरह से सोच रहा हूँ, मैं किसको दिखाऊंगा, ये कौन दिखेगा ये, और क्या ये सिर्फ देखने में ही समाप्त हो जाता है कि एक आर्टवर्क का अपना जीवन होना चाहिए, और वो जीवन का डिसीजन कौन लेता है, कौन उस, जैसे हम लोग सभी मालूम है कि हम लोग लिखते हैं या तस्वीर बनाते हैं, वो एक व्यक्तिगत संपर्क के लेवल पे है। अब
कोई अगर कविता लिख रहे हैं तो आप रास्ते में खड़ा होकर पढ़ सकते हैं सबके लिए, या आप अपने पेंटिंग को लेके आप दिखा सकते हैं कि सभी लोग आके देखें। पर क्या कोई संपर्क बन रहा है? और इस संपर्क का कंडीशनिंग जो है, जिस तरह से ये संपर्क को परिवेश किया जा रहा है, उसमें आर्टिस्ट का रोल क्या होता है, व्यूअर का रोल क्या होता है, और किस हद तक हम कम्युनिकेट करते हैं, और अगर हम लोग क्या कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग विचार छोड़ रहे हैं, पर कम्युनिकेशन का जो स्तर है वो अलग अलग है। अभी इस समय जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, मेमोरी का एक्सपीरियंस है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आपने जो देखा है आप उसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा वे ऑफ थिंकिंग या मेरा एक्सपीरियंस या विजुअल रेफरेंस जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मालूम नहीं है। तो देन व्हाट टू रिप्रेजेंट, व्हाट आर वी रिप्रेजेंटिंग? ये रिप्रेजेंटेशन का जो मसला है कि हाँ, व्यक्ति लेवल पे मैं कुछ सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट है। वो कभी कंप्लीट कम्युनिकेशन बोल के कुछ नहीं हो सकता है, पर एक विचार की शेयरिंग हो सकता है, जिसमें एक डिबेट बन सकता है, जिसमें एक कॉन्वर्सेशन बन सकता है, और उस कॉन्वर्सेशन खुद एक मेमोरी बन जाता है। फिर जो रिप्रेजेंटेड है और जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उनके बीच का जो ये संपर्क है वो एक मेमोरी बनता है, जिसको लेके हम लोग चलते हैं, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं फ्यूचर में कि कब कहाँ पे क्या कुछ याद आ गया। पर वो कभी एक सिंगुलर लैंग्वेज की एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो हर वक्त एक मल्टीप्लिसिटी और मल्टीलेयर्ड फिनोमेना होता है। तो ये सोच जब मैं काम कर रहा था तो हर वक्त ये क्या बोलते हैं, हाँ, वो द्वंद्व ही है, एक क्वेश्चन भी है कि कैसे फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसमें दो तीन चीज़ मुझे लगा कि जब हम स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर जो कर रहा है वो अपनी दुनिया जिस तरह से देख रहा है उसके बारे में एक डिसीजन लेता है कि क्या सही है, क्या गलत है, या किसको हम गलत बोले और किसको हम सही बोले। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर समाज के सामने आता है कि ये मैं सोच रहा हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक यूगोस्लावियन पोएट, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा था कि हु ओन्स एन आर्ट वर्क, एक शिल्पकला कौन ओन करता है? आर्टिस्ट के जो कैनवस बनाया वो वीव किया, कि जिसने फ्रेम बनाया वो, कि जब उन्होंने पेंट कर दिया उसके बाद जिन्होंने उसको म्यूजियम तक लेके गया क्या वो, या फिर म्यूजियम में कैटलॉग हुआ और बुक पब्लिश हुआ, उसी से आर्ट का सर्कुलेशन होता है। वॉल्टर बेंजामिन बोल रहा है कि मैकेनिकल रिप्रोडक्शन एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर सकता है। वो जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ सीमित लोग ही देख सकते हैं या सुन सकते हैं, पर रिप्रोडक्शन मेक्स इट लार्जर। तो फिर आर्ट वर्क का वैल्यू कहाँ पे जाता है, किस तरह से सोशली वो ट्रांसलेटेड होता है? तो ऐसे उन्होंने एक बड़ा सा लिस्ट बनाया था। तो उसमें देखा गया कि आर्टिस्ट जो मेकर है वो 4% या 6% उस आर्ट वर्क को ओन करता है। फाइनली उस आर्ट वर्क को सोशल बनने में या हिस्ट्री में कहीं विजिबल होने में या पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में आर्टिस्ट का कंटेंट जनरेशन है, पर उसमें आर्ट वर्क का जो लाइफ है वो काफ़ी बड़ा है इससे। तो ये सारे सोच के अंदर पहली जो बात मुझे खटका, और जो मैं मतलब वो शांति निकेतन में आके पढ़ाई करने के समय ही वो चीज़ों को लेके ये अनुभूति मुझे हुआ कि मैं जो स्टूडियो में कर रहा हूँ और स्टूडियो के बाहर जो हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि ये पेडागोजी बोल के मैं जब प्लेस कर रहा हूँ, ये टीचिंग के बाहर एक दुनिया की बात कर रहा हूँ, टीचिंग से बड़े एक दुनिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे म्यूचुअल लर्निंग की बात हो रहा है, और उसमें फिर व्यक्ति का क्या स्थान रह जाता है, और फिर व्यक्ति और कलेक्टिव या समाज या क्या कैसे एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के साथ जूझ के एक आर्ट वर्क का लाइफ बनता है, और फिर उसमें आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, ओनरशिप और ये जो एक्सप्रेशन की जो परिभाषा है उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आता है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा छोटा सा प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ा है पर मैं छोटा करके इसको थोड़ा दिखाऊँ। तो
ये शांति निकेतन कैंपस है जो आप लोगों ने शायद नहीं देखा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब कोई आता है, मैं यहाँ पर सीधा एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है आर्टिस्टिक प्रोडक्शन में। क्या इंस्टीट्यूशन में आर्ट प्रैक्टिस का माहौल होता है या फिर सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होता है, और उसमें जो लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या वो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होते हैं कि टीचर बन जाते हैं। ये एक परिभाषा है, एक द्वंद्व है प्रैक्टिस के अंदर कि हु इज़ अ प्रैक्टिशनर। इसको लेके हम लोग का बहुत सारे परिभाषा है। जो कोट ऑन कोट प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, अगर ऋत्विक घटक की लेवल पे सोचे तो देयर इज अ सर्टेन डिनायल ऑफ इंस्टीट्यूशन कि इंस्टीट्यूशन तो एक फिक्स चीज़ को दिखाता है, उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी का जो नोशन है वो जीवित नहीं रहता है। आप उसी के दंगल में फंस जाते हैं और उसमें आप उसी को रिपीट करने जाते हैं। तो फिर आर्टिस्टिक चेतना का जो माहौल है वो फिर इंस्टीट्यूशन क्या करता है इन अ सेंस। तो शांति निकेतन का एग्जाम्पल इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी में जो मेथोडोलॉजी था, टैगोर का नाम आ जाता है इसलिए कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का इमेजिनेशन किया था जो आज के समय में हम लोग अगर सोचेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसका चेहरा बहुत बड़ा हो चुका है। पर इंस्टीट्यूशन एक मीटिंग पॉइंट होगा, इंस्टीट्यूशन एक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मतलब जहाँ पे लोग आके आएंगे, टेम्पोरेरीली आएंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, एक माहौल बनेगा और उस ट्रांजिट पॉइंट बनेगा। सो ही इज कंपेयरिंग इंस्टीट्यूशन विद अ नेस्ट, एक जहाँ पे आते हैं हर वक्त नहीं रहते, लोग आते जाते रहते हैं और एक विचार बनता है उससे, और एक उससे एक भावना या भावधारा की जन्म होता है। तो उसमें जो प्रैक्टिशनर्स है वो खुद अपना प्रैक्टिस से ही इंस्टीट्यूट को स्ट्रक्चर देते हैं। इंस्टीट्यूशन का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं, जो चर्चा कर रहे हैं उसका चर्चा का चेहरा हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो शांति निकेतन का आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि कैसे हम एक माहौल बनाएंगे, उस आर्किटेक्चर का कैरेक्टर क्या होगा, और उसमें ही एक क्वालिटी जो मीटिंग पॉइंट ऑफ कल्चर्स का जो बात शुरू हुआ था उस समय। क्योंकि शांति निकेतन एक काउंटर कॉलोनियल आर्गुमेंट था, एक पैन एशियन विचारधारा था, नॉन ब्रिटिश नॉन विक्टोरियन विचारधारा था, उसमें यूरोपियन दूसरे चीज को कभी आना हुआ। तो ये मल्टीप्लिसिटी को कैसे एक आर्किटेक्चर और वो कॉन्फ्लिक्ट को सेंटर में रखते हुए, द्वंद्व को सेंटर में रखते हुए ही इंस्टीट्यूशन को सोच रहा है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी ही उसका चेहरा है, वो कोई एक पैटर्न नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। तो ये एनकाउंटर जो हम लोग बात करते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है एनकाउंटर से, तो वो एनकाउंटर खुद एक फ्रेमवर्क बन गया था शांति निकेतन में कि आप ये आर्किटेक्चर्स अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे देशों की स्टाइल्स और शैली का एक साथ मिलना और एक साथ जुड़ना, फिर उसके थ्रू एक स्पेस बनना। तो साइकोलॉजिकली एक स्पेशलिटी प्रपोज कर रहे हैं शांति निकेतन। इट इज़ नॉट लाइक के एक ढांचा है जिसको हम बना रहे हैं, जो मीटिंग पॉइंट हो सकता है, जो रेजोनेट कर सकता है वो मल्टीप्लिसिटी का। तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो वो एक पब्लिक नेचर इंस्टीट्यूशन एक इंटरफेस बन जाता है फिर प्राइवेट और पब्लिक में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन में पहले कोई वॉल नहीं था, तो कोई भी कहीं से भी घुस सकते थे, कहीं से भी निकल सकते थे। गेट था, गेट मतलब तोरण जैसा था, उससे आपको समझ में आ रहा है कि हम बाहर है कि अंदर है। तो वो भी प्रॉब्लमेटाइज किया जा रहा है कि हम कहाँ पर है स्पेस में, अंदर है कि बाहर है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जैसे ये एक पॉइंट है जहाँ पे पहले कोई भी आके बैठ सकता था, इंस्टीट्यूशन के बाहर भी हो या अंदर से भी हो। तो एंड द अदर थिंग दैट टैगोर का जो उस समय शांति निकेतन में जो सोचा जा रहा था कि पेडागोजी ये शब्द को या गुरु ये शब्द को हम कैसे देखेंगे। तो उनमें अब गुरु का विचार क्या होता है, क्या वो सब कुछ लेके बैठ जाता है और फिर शेयर करता है, कि वो भी एक लर्निंग स्पेस है जो हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो सर्कुलर क्लासरूम की बात कर रहे थे जहाँ पे आप सुन भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, तो दोनों ही इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है। तो ये एक पेडागोजिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया उस समय। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर कमिंग टुगेदर एंड टॉकिंग अबाउट इट। तो अभी एक स्कूल बन गया है, वो स्कूल की रेफरेंस में चला गया, पर द इनिशियल आइडिया वाज दैट यू कम टुगेदर टू शेयर विद द होल आइडिया। फिर दूसरा जो चीज़ उन्होंने इंस्टीट्यूशनली शुरू किया, जहाँ पे मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा और
टीचिंग, क्या दोनों अलग चीज़ है या एक ही चीज़ का दो पहलू है? मतलब जब आप कर रहे हैं, कोई देख रहा है या आपके साथ कर रहा है, वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हैं। जब आप कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट या हो या कोई भी आपके साथ काम कर रहा हो, तो वो एक प्रैक्टिस की नोशन पे आता है। तो म्यूरल एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया, जिसके थ्रू एक साथ काम करने का जो माहौल होता है कि सिर्फ एक आर्टिस्ट अकेला ये नहीं सोच रहा है, उसके साथ जो भी जुड़ रहा है वो अपना अपना आइडियाज उसमें शेयर कर रहे हैं, और उसके थ्रू एक नेटवर्क बन रहा है जो एक कलेक्टिव फ्रेमवर्क की मेमोरी दे रहा है, बोथ इंडिविजुअल लेवल एंड शेयर्ड लेवल। तो उसमें जो द्वंद्व की बात है वो इमीडिएटली एनकाउंटर्ड हो रहा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग में, कि जब हम बना रहे हैं उसी समय वो कम्युनिकेशन सिस्टम बन रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक इमेज मेकिंग एक कॉन्वर्सेशनल पॉइंट हो जाता है जब हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का एक एनकाउंटर बन सकता है। तो दिस आर सम इमेजेस जस्ट गोइंग बैक। सो एंड ऑल्सो वही पेडागोजी को एक परफॉर्मेटिव मोड में देखना, मतलब चर्चा के प्रोसेस के हिसाब से देखना, ना कि सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के मैं कुछ आपके प्रिपेयर करके लाया हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ। एक मेकिंग प्रोसेस के अंदर घुस के उस प्रोसेस को, मेथड को समझना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। जैसे अल्पना एक मेथडोलॉजी है जो अकेले आप कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के करना होता है, पर एक साथ भी हो सकता है, और वो एक एक्सपेंसिव स्पेस है, कोई बाउंड्री नहीं है उसका। आप यहाँ से शुरू करके बाहर रास्ते तक चल सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो फ्लोर ड्राइंग का जो टेक्निक है, कैसे वो एक इंस्टीट्यूशनल स्पेस में लोगों को एक साथ जुड़ने की एक प्रक्रिया जनरेट कर सकता है, और फिर इट बिकम्स अ शेयर्ड स्पेस कि कौन बना रहा है और क्या डिज़ाइन है, उसका कंट्रोल सिर्फ एक के हाथ में नहीं है, पर वो इनिशिएट कोई एक कर रहा है, पर वो फिर एक शेयर्ड स्पेस में बन जा रहा है। तो जस्ट वेरी फास्ट आई विल मूव फ्रॉम दिस। तो दूसरा है कि एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल का रिलेशनशिप क्या है। तो ट्री प्लांटिंग एक मेथड बन गया था जिसके थ्रू सिर्फ आप परिवेश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपकी जितने भी माध्यम है उसको जोड़ रहे हैं परिवेश के साथ। तो ये एक माहौल बनाया जाता है शांति निकेतन में, जहाँ पे कहाँ पे वो ट्री प्लांट होगा उसको पहले से एक स्पेस डिज़ाइन करना, वो सब मिलके वो उसको डिज़ाइन करते हैं, और फिर उसमें जहाँ पे पेड़ रहेगा उसके आसपास को डिज़ाइन करना। तो ये ऐसे हो जाता है। फिर कला भवन में स्टूडेंट्स एकत्रित होते हैं और फिर एक पैलेंक्विन, एक पालकी बनाया जाता है जिसमें पेड़ को लिया जाएगा, उसके साथ गाना भी चलता है, फिर ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, फिर उस ऑर्नामेंट्स को स्टूडेंट्स पहन के उस पालकी को लेके फिर वो स्थान तक जाते हैं, और जब वो जाते हैं तब गाना और नृत्य के साथ वो पेड़ को लेके जाना होता है। तो एक प्रोसेशन और कलेक्टिव मूड में वो लैंग्वेज इवॉल्व कर जाता है, एक रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म से, डिज़ाइन से, फिर प्रोसेस में जाके, परफॉर्मेंस में जाके, फिर एक गैदरिंग में ख़त्म होता है जहाँ पर सब लोग मिलके एक जगह में जुड़ रहे हैं। तो ये अभी ये एक कल्चरल एक्टिविटी बन गया है, पर मुझे लगता है कि एक कोर पेडागोजिकल मेथोडोलॉजी था जहाँ पे सिर्फ करिकुलम सिर्फ एक स्टूडियो या क्लासरूम में सीमित नहीं है, वो प्रैक्टिस के अंदर से, चर्चा के अंदर वो डिसेमिनेट हो रहा है। दूसरा एक है वो फार्मिंग के साथ कैसे जुड़ना है, उसको भी एक सेलिब्रेटरी मोड में पेडागोजी को एक एक्शन के लेवल पे, सोशल एक्शन के लेवल पे, चारों तरफ के जो गांव हैं उनकी फार्मर्स को इकट्ठा करके एक दिन सब मिल के एक हल लगाते हैं बारिश के मौसम में, सो दैट फिर वो शुरू हो जाता है कि कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ब्लैक हाउस। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जहाँ पे ये जो मिट्टी का घर है ये स्टूडेंट्स और फैकल्टीज दोनों मिलके एक साथ बनाए हैं। मतलब यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो या उसमें रिलीफ जो भी हो, पूरा कंस्ट्रक्शन जो हो, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस से निकला है, और उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन का इंटरवेंशन है, रिलीफ लेवल पे हो, स्ट्रक्चर लेवल पे हो, इंडिजिनस नॉलेज के लेवल पे हो, क्योंकि मिट्टी का घर जो बना रहे थे वो लोकल सांथाली जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोगों को मिट्टी का घर बनाना आता था, तो वो लोग इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए।
फिर पर इसका जो डिज़ाइन है, कॉन्स्ट्रक्शनली जो डिज़ाइन है, आप देखेंगे 3 रेक्टेंगल है, मतलब ये सामने वाला, फिर ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसमें एक चीज़ हो रहा है कि ये प्लान जो है वो ट्रेडिशनल मार्ट हाउस का प्लान नहीं था, वो 3 रेक्टेंगल ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक फ्यूचरिस्टिक मोड में है, पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इंडिजिनस और मॉडर्निस्ट मेथोडोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक लेवल पे आधुनिकता को कैसे हम एड्रेस करें, ट्रेडिशन को हम कैसे एड्रेस करें, और फिर उसके साथ इंडिजिनस नॉलेज को भी कैसे एड्रेस करें, और फिर वो मिलके कलेक्टिव मेमोरी बन जाता है। तो इसमें हर एक स्टूडेंट जिसने काम किया है उसका सिग्नेचर भी है, तो आप उस इंडिविजुअल आर्टिस्ट को भी समझ सकते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और एक शेयर्ड स्पेस में कलेक्टिव आर्किटेक्चरल फॉर्म को भी देख सकते हैं। तो ये जैसे ब्लैक हाउस के पीछे की तरफ है, तो नेक्स्ट साइड में संगीत भवन है, म्यूजिक डिपार्टमेंट। तो पीछे का पूरा पूरा पैनल्स जो है वो म्यूजिक रिलेटेड पैनल्स बनाया गया है, और वो पैनल्स सभी आर्काइवल कॉन्वर्सेशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डांस एंड मूवमेंट्स, उसका एक चयन है पूरा इस माहौल में। और सामने हम देख रहे हैं ऐसे भारूद का स्तूप का एक कॉपी है, या एसरियन लायन है जो मेसोपोटामियन रेफरेंस से आ रहा है। तो एक कोशिश है कि नॉन यूरोपियन ट्रेडिशन का जितना भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है उसको एक जगह में इकट्ठा किया जाए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्केल, जब वो इधर आके जुड़ रहा है उसका स्केल अलग हो गया। तो वो सिर्फ रिपीटेशन या कॉपी ऑफ हिस्ट्री नहीं है, एक री एंगेजमेंट विद दो सिंबल्स है जो आके एक नया कहानी बना रहा है। तो आप ये देख के समझ पाएंगे, ये पूरा जो पैनल्स है, तो ये जो हड़प्पन सील है ये बहुत ही छोटा एक सील, पर उसको जब हम लाइफ स्केल में बना रहे हैं तो वो खुद एक इमेज बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट फॉर्म बन जाता है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्वर्सेशन जनरेट कर रहा है कि हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या है, कैसे हम उसको प्रेजेंट में एंगेज करें, क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन से नया कुछ स्पेस आ सकता है, या कॉन्वर्सेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन से कुछ नया स्पेस बन सकता है। तो एक एनकाउंटर, एक द्वंद्व खुद एक कंटेंट या मेथोडोलॉजी या, सो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एन आउटसाइड फेनोमेना, बट इट इज द कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर बैठ के आप काम सोच रहे। तो ये सब काम जब मैं देख रहा था, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स, आई विल नॉट गो इनटू दैट। Can we just go back and show that Manita? Okay. So these are again, I mean, this is the last generation, I think, of artists who carry that methodology in that sense कि कैंपस के अंदर, क्योंकि ये भी एक दूसरी बात है जो आई शुड टॉक अबाउट इट, कि एक इंस्टीट्यूशन का चेहरा क्या होना चाहिए, कि क्या सिर्फ वो एक पढ़ाने की जगह है या नॉलेज जनरेट करने की जगह है, कि नॉलेज एनकाउंटर की जगह है। तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टिक वर्क्स है जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, पर वो मिलके उस स्पेस का जो आइडेंटिटी बनाता है वो है मल्टीपल वॉइसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन फिर एक, हम लोग बहुत समय इसको लेके थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है कि एक शांति निकेतन स्कूल बोल के कुछ है, या फिर वो बंगाल स्कूल के बाद कुछ हुआ है। आप अगर शांति निकेतन पोस्ट 50s देखेंगे तो इट इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ मल्टीपल एकेडमिक ट्रेडिशंस, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, इंडिविजुअल आर्टिस्ट का अपना अपना वॉइस आया है जो मिलके एक माहौल बना रहा है जहाँ पे आप अपने आप को सिचुएट कर पाए कि आप उसके साथ सहमत है कि उसके विरोध में बात कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन खुद एक पेडागोजिकल स्पेस के हिसाब से आपके सामने आता है, जहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि आप यहाँ पर छात्र के हिसाब से आए हैं, तो मैं कैसे इसको एनकाउंटर करूँ, मैं रिजेक्ट करूँ कि उसको अप्रिशिएट करूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि एक परफॉर्मेटिव पेडागोजिकल मॉडल है जो खुद एक प्रैक्टिस है, खुद एक चर्चा है, जो जिसको जीवित रखना, जिसको अगर हम हेरिटेज बोलते हैं तो उसी को जीवित रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग मेथोडोलॉजी है आज के समय में। क्योंकि म्यूजियमाइजेशन का जो बात चल रहा है, या जिस तरह से हम लोग म्यूजियम या हेरिटेज को देखते हैं, वो हर वक्त एक क्लोज्ड फिनोमेना के हिसाब से देखते हैं, एक मृत्यु की तरह देखते हैं। कोई काम हो गया फिर म्यूजियम में रख दिया तो मतलब वो खत्म वहीं पे। तो कैसे उसको एक एक्टिव मोड में हम एक कॉन्वर्सेशनल मोड में लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं जब
ज्वाइन किया मैंने इंस्टीट्यूशन में, तो मेरा क्या रोल होगा, कैसे, क्या ये मेरा टीचिंग जॉब है कि ये मेरा प्रैक्टिस का एक्सटेंशन है? क्योंकि उस समय ऑलरेडी मेरा एक सोच में बदलाव आ रहा था कि मैं खुद अकेला काम नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम आर्टिस्ट हु ओनली मेक्स बाय हिमसेल्फ। तो मैं किसके साथ बनाऊंगा और क्यों, और वो कैसे मेरे साथ शामिल होगा, और ये ज़रूरत क्यों है कि एक स्पेस शेयर्ड स्पेस में ट्रांसफॉर्म करे कि इंडिविजुअल स्पेस। क्योंकि मैं वो उस चीज़ को लेके भी सोच रहा था कि रिप्रेजेंटेशन का पॉसिबिलिटी और लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि पावर है, इनहेरेंटली एक पावर है, जो जितना अच्छा बात कर सकता है या रिप्रेजेंट कर सकता है उसका पावर उस लेवल पे आ जाता है फिर। तो हाउ टू, कैसे ये इंडिविजुअल का पावर और इंडिविजुअल का जो कंट्रोल है एक आर्टिस्टिक प्रोडक्शन में, उसको हम कैसे डिस्पर्स कर सकते हैं, एक शेयर्ड ओनरशिप में लेके जा सकते हैं, क्या संभव है ये? तो मैं उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घुसना चाहता था और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहते हुए अपना काम को देखना चाहता था, और इसीलिए मुझे इंस्टीट्यूशनल स्पेस एक एक्टिव स्पेस मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं मानते, वो इंस्टीट्यूशन डेड है या डेथ की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी इट इज़ अ क्लोज्ड सिचुएशन बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड। पर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन स्पेस एक एक्टिव स्पेस है बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग स्पेस। वाई? क्योंकि स्टूडेंट्स बदलते रहता है। इट इज़ नॉट अबाउट द फैकल्टीज, इट इज़ द स्टूडेंट्स हु कीप्स चेंजिंग, एंड देन यू, इफ यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा कि क्या लेके मैं आ रहा हूँ एक स्टूडियो में या प्रैक्टिस में। तो वो खुद मुझे लगता है कि एक चर्चा है, एक एनकाउंटर है, एक बंद है, जिसके अंदर मैं अपना ये इंडिविजुअल का रोल कैसे एक इंस्टीट्यूशनल स्पेस में ढूंढ पाऊंगा या कैसे उसको मैं एक प्रोसेस में लेके आना सकता हूँ। तो इसमें और एक चीज़ दूसरा है कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है कि प्राइवेट से पब्लिक ये जो ट्रांसलेशन होता है आर्टवर्क का, उसमें फिर व्यक्ति का क्या रोल रह जाता है या स्पेस का रोल क्या रह जाता है। तो साइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और ये शामिल होना, ये एक दूसरा मेथोडोलॉजी जो मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे वो एक साथ जुड़ पाए। तो मैं कुछ अपना ये प्रोसेस आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा मैं ये जो आइडिया शेयर कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा चेहरा मिले। दिस इज अगेन के जी सुब्रमण्यम, उनका लास्ट, this was again a very important pedagogical practice in the sense के एक आर्टिस्टिक इंटरवेंशन एक इंस्टीट्यूशन में हो रहा है और टाइमलाइन क्या है। ये काम के जी सुब्रमण्यम ने 1990 में बनाया। उसके बाद अब इसको लेके उनको बहुत बार पूछा गया कि आप ऐसे क्यों वॉल में पेंट कर रहे हैं, वो तो बारिश होगा, धुल जाएगा, फिर आप क्या होगा इस इमेज का? तो बोले फिर बनाएंगे। तो ये जो लौट के आना, एक प्रोसेस जो पुराना हो रहा है उसको इरेज करना और फिर से पेंट करना, ये लोक शिल्प से आता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, एनुअल प्रोसेस होता है कि हम लोग हर एक गांव घर में वो जो बनाते हैं उसको इरेज करते हैं फिर बनाते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इंस्टीट्यूशनल स्पेस में बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्शन और प्रोडक्ट बनाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटकम क्या है और हम जो सिखा रहे हैं उसमें क्या आउटकम मिलेगा हमको। 5 दिन का वर्कशॉप है, 6 दिन का क्या सीख के गए उसके बारे में रिपोर्ट लिखो। तो ये प्रोसेस को प्रोवोक करना, तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 1990 में उन्होंने बनाया था, फिर 2010 तक आधा इरेज हो गया पूरा। सो ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 88 एंड ही अगेन रिपेंटेड इट। और वो जब रिपेंट कर रहे हैं या बना रहे हैं तब स्टूडेंट्स 20 साल पुराने वाले स्टूडेंट्स में से एक दो जो फैकल्टी होके अभी है वो भी है, और जो नए स्टूडेंट है वो भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ कलर लगा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक पेडागोजिकल ट्रांसलेशन भी हो रहा है, एक परफॉर्मेटिव मोड में भी जा रहा है कि ये आ रहा है और अभी चला भी जाएगा। तो ये जो प्रोवोक करना, ये वैल्यूज इन द इंस्टीट्यूशनल स्पेस के, ये जो भी हम कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड और विल बिकम समथिंग एल्स इन द कमिंग ईयर्स। ये वैल्यूज मुझे लग रहा है कि शांति निकेतन में जो भी आर्टिस्ट पेडागॉग हम लोग बोलते हैं या स्कॉलर आर्टिस्ट लेवल पे बोलते हैं, जो चाइनीज ट्रेडिशन से भी आया है, कि कैसे जो प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने काम को लेके क्या सोच रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, दोनों के बारे में एक साथ सोच रहे हैं। तो ये चर्चा काफ़ी हद तक 2010
के जी सुब्रमण्यम पास अवे, पर वो एक लेगेसी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अनअटेंडेड लेगेसी है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पुश करता है इंस्टीट्यूशन को कि कैसे मैं इसको प्रिजर्व करूँ। अब ये वैल्यू को प्रिजर्व करना बहुत डिफिकल्ट, एक कलेक्टिव मोड में चला जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन डजंट वर्क विद वन पर्सन, आई मीन वो बहुत सारे लेयर्स में काम होता है। तो हाउ टू देन सस्टेन दिस वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिवनेस, ये फ्लक्स को मैं कैसे सस्टेन कर सकता हूँ। तो ये एक द्वंद्व खुद इंस्टीट्यूशन के अंदर भी है और जो काम कर रहे हैं उनके अंदर भी वो आ जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बाद में जब उन्होंने पेंट किया उसको, तो अभी पहले ऐसा था, अभी इस तरह का इंस्टीट्यूशन का माहौल है, मटेरियल बदल गया है, स्ट्रक्चर बदल गया है। तो जब मैं एक प्रोसेस में घुस रहा था तो मुझे वही लग रहा था कि मैं इस सिचुएशन के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि मुझे एक इंस्टीट्यूशन एक कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट लगता है, कि ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटी की तरह मैं देखता हूँ, एक कलेक्टिविज्म की ग्रोथ की तरह देखता हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी एक दो प्रोजेक्ट दिखा के ख़त्म करता हूँ। ओके, इसमें मुझे एक और प्रैक्टिशनर की बात मुझे करना पड़ेगा। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, एक दिखा दें। नो नो, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट। तो ये बादल सरकार का मेरे काम के ऊपर बहुत गहरा असर है, क्योंकि मैं उनकी वर्कशॉप से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ना कि थर्ड थिएटर फॉर्म्स और थिएटर प्रैक्टिस से। क्योंकि ये जो भी आइडिया मेरे प्रोसेस में आया है कि कैसे प्रोसेस को एक शेयर्ड स्पेस में मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ये उनकी वर्कशॉप गेम्स के थ्रू ही मेरा जहन में वो इमर्ज हुआ है। तो ये एक इंस्टॉलेशन था जो मैंने रामकिंकर बेज का 2 जो स्कल्पचर्स है, एक जो हमने दिखाया आपको, कहाँ गया? हाँ, आई थिंक, हाँ, ये जो 2 स्कल्पचर है बहुत ही आइकॉनिक स्कल्पचर है स्पेस में, क्योंकि एक लेवल पे माइग्रेशन की बात हो रहा है, दूसरे लेवल पे मूवमेंट की बात हो रहा है, वर्क इंडस्ट्रियल कॉल की बात हो रहा है कि लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। तो मैं, और ये सिचुएशन में ये थोड़े इधर बाहर है, तो ये एक इंस्टॉलेशन था जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो अपने काम के वक्त उनका जो आइडेंटिटी या जो सोशल रिकॉग्निशन जो था वो उतना नहीं हुआ था। जैसे हम लोग, पता है, ऋतिक घटक की बात है, फिर वैन गॉग की बात है, या फिर कोबी सुकांतो की बात है। ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने थोड़ा सा करके उनकी जो लेख है, जो अपना डायरी है, उसको पार्ट करना स्टूडेंट्स के साथ एक साथ। तो वो पेडागोजिकल प्रोसेस को कैसे एक परफॉर्मेटिव रिलेशनशिप में लेके जा सकते हैं कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं एक साथ, तो एक कॉन्वर्सेशन बन रहा है विथ डिफरेंट वेज ऑफ मटेरियलिटी को लेके। तो ये फिर एक परफॉर्मेंस बन गया था जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, और स्टूडेंट्स भी तो स्टूडेंट्स के साथ कोलाबोरेटिवली वर्कशॉप मोड में जाके हमने ये प्रोसेस बिल्डअप किया था, जहाँ पे स्टूडेंट्स का अपना सोच भी उस कंटेंट में आ गया था। तो ये एक प्रोजेक्ट था। मैं अभी थोड़ा सा ये चीज़ को ये दूसरा प्रोसेस, मैं वही कोशिश करता हूँ कि प्रोसेस का जो इंटरनल डायनामिक्स होता है कोई भी मेकिंग का, जैसे आप लोगों को सिल्क स्क्रीन के बारे में मालूम होगा कि सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, कि आप एक इमेज लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं उसमें। पर सिल्क स्क्रीन का जो इन बिटवीन जो स्थिति है एक स्क्रीन का, वो एक एब्सेंस की मुहूर्त है, क्योंकि जो इमेज है उसको लाइट से कवर किया जाता है और बाकी जगह एक्सपोज हो जाता है, बाकी हम धो देते हैं। तो ये जो वॉशिंग का जो मेथड है उसमें एक एब्सेंस इमेज तैयार होता है सिल्क स्क्रीन में। तो मैंने वही प्रोसेस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। अच्छा, हम लोग अगर कुछ इमेज ना डाल के खुद ही बैठ जाए स्क्रीन के सामने, तो फिर उस स्पेस का क्या होगा, क्या तुम्हारा, क्योंकि वो शैडो जो है वो रियल समय का एक इमेज है, मुहूर्त है। और उस समय हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट इश्यूज को लेके, कि सोशल इश्यूज था, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज था। तो क्योंकि लाइट का भी एक समय होता है, अब 4 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट तो उसको रखना पड़ता है। तो ये एक बॉडी का जो संपर्क है
इमेज के साथ, मेमोरी के साथ और अदर एक्सपीरियंस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फोटोग्राफ था जो स्लाइड प्रोजेक्टेड हुआ था और वो खुद उसके सामने बैठ के बात कर रहा था। बाद में उसी का स्पेस उसमें एब्सेंस की तरह, क्योंकि हमने पानी से धो दिया वो सिल्क स्क्रीन का। अभी प्रिंट लेंगे तो उसका वो स्पेस आएगा, पर वो प्रिंट हम लोगों ने नहीं लिया, वो बॉडी खुद एक कंटेंट बन गया। एंड देन ऐसे हम 10 साल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रोसेस को एक्सप्लोर किया कि हर एक ईयर में अलग अलग स्टूडेंट्स ग्रुप है, उनका अपना सोच है, विचार है, तो वो कैसे समाज के बारे में सोच रहा है और अपने चारों तरफ के बारे में क्या सोच रहा है। तो ये 1 साल का ये सब स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे, तो इनका एक अरेंजमेंट है। ये फिर फाइनली 10 साल के बाद 2014 में ये सारे स्क्रीन्स एक साथ डिस्प्ले हुआ, जो फिर से वो स्टूडेंट्स को फिर से लौट के लेके आया कैंपस में कि वो मेमोरी क्या था और अब अभी क्या कर रहे हैं, किस तरह से। तो एक इंस्टॉलेशन एक पब्लिक मेमोरी के हिसाब से काम कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है आपकी सोच को कि पास्ट क्या था और प्रेजेंट में कैसे चीज़ इवॉल्व हो रहा है। और एक सेंस ऑफ एब्सेंस का भी बात है इसमें कि ये लोग नहीं है यहाँ पर रियल सिचुएशन। दूसरा एक काम हमने फिर मैं कोलैबोरेट करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं, कम्युनिटी के साथ भी करता हूँ बाहर, क्योंकि साइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम साइट की बात करते हैं तो साइट का अपना एक ओनरशिप होता है, एक यूजरशिप होता है। लोग उसको एक तरह से यूज़ करते हैं और हम एक आर्टिस्ट की तरह जब जा रहे हैं तो मैं अपना सोच लेके जा रहा हूँ। तो अब ये दोनों का जो एनकाउंटर होता है उससे एक आर्टवर्क का क्या चेहरा हो सकता है, ना कि हम खुद देख के फिर घर में जाके अपना डिसीजन ले कि क्या बनाएंगे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को या द्वंद्व को ही मैं सेंटर में रखते हुए पूरा प्रोसेस को देखता हूँ। तो ये एक परफॉर्मेंस था जहाँ पे एक कंटेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे कि प्लेटोस केव से हिटलर्स बंकर, ये जो पूरा इवोल्यूशन ऑफ टाइम फ्रेम है, एक पैट्रियार्की का एक इवोल्यूशन है कि कैसे, और उसका अंत होता है हिटलर की बंकर से, प्लेटोस केव का वो नॉलेज प्रोडक्शन एंड लाइट्स की। तो बीच में जो स्टोरीज अबाउट वीमेन था वो कहीं पे आइदर जस्ट नैरेटिव था या दबा दिया गया था, या फिर एक मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट की तरह 20th सेंचुरी में बहुत सारे लेखक ने, महिला लेखक ने भी अपना सोच दे रहे थे। तो वो सब क्या था इन काउंटर टू दिस पैट्रियार्कल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर ये एक शामियाना हम लोगों ने बनाया एक साथ। तो यहाँ पर जितने भी लेख आप देख रहे हैं, ये हर एक 9 स्टूडेंट की अपनी पर्सनल लाइफ में किसको वो आइडियलाइज करती है, उसकी दादी माँ हो सकता है या कोई उनकी माँ है, उनके बारे में उनका सोच क्या है वो लिखा था। तो दे वर ब्रिंगिंग इन देयर थॉट्स इनटू द वर्क। और ये हेक्सागन जो है ये बेसिकली प्लेटोस ज्योमेट्री, जहाँ पे वो सॉलिड नेचर को एक सॉलिड ज्योमेट्री की तरह देख रहे हैं। तो ये दोनों को लाके, और ये जो वाइट क्लॉथ आप देख रहे हैं ये लाइक्रा है, जो 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, जो अभी सभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पर उसमें से एक चीज़ प्रोवोक होता है कि आपका परफेक्ट बॉडी, अगर बॉडी शेप में नहीं है तो लाइक्रा पहनना मुश्किल है। तो ये जो प्रोवोकेशन है कि व्हाट इज द ब्यूटीफुल बॉडी, बॉडी का चेहरा क्या फिक्स्ड होता है, या फिर एक एपिटमाइज किया जा रहा है कि क्लासिकल बॉडी इज द बेस्ट बॉडी, एंड देन व्हाट वी आर एवरीडे जो हो रहा है वो एबनॉर्मल है, इसको शेप में लाना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा मैं, और इवन स्पेशली विथ विमेंस बॉडी को लेके ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में। तो बॉलीवुड का रेफरेंस लीजिए, हॉलीवुड का रेफरेंस लीजिए, देयर इज दिस होल नोशन ऑफ मेकिंग दिस क्लासिकल बॉडी। तो हम लोगों ने हम लोग का एक नंदन में एक रीडिंग स्पेस है, मतलब लाइब्रेरी है, तो उसमें हम लोगों ने ऐसे सिटिंग जनरेट किया था। थोड़ा सा बंकर जैसा लग रहा है, थोड़ा सा ये शामियाना है जिससे, और फिर 9 स्टूडेंट्स 8 दिन 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे थे, एंड दे वर रीडिंग टेक्स्ट्स बाय वीमेन ऑफ देयर पर्सनल नैरेटिव्स, एपिक्स, फिर अपना जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो सब उसी स्पेस में बैठ के पढ़ रहे थे। और ये अभी भी है? नहीं, वो 8 दिन ही था, क्योंकि उसके बाद तो हाँ, पर उस समय जो हुआ था वो है कि सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर सुनना है तो एक एक सर्कल में जाके बैठ के पास से सुनना पड़ेगा। दूर से सुनेंगे तो लगेगा बहुत शोर चल। कॉस्ट आता है यूनिवर्सिटी के। नो Actually, he ends up wasting all his salary on these things. नो, आई मीन Advantage he will second me. नो, बट वो मेरा एक इंटरवेंशन है, हाउ आई लुक एट प्रैक्टिस, कि कैसे एक इंटरडिपेंडेंसी बिल्ड किया जाए थोड़ा सा।
तो वो चल रहा है। तो ये एक, तो उसमें वो जब पढ़ते हैं तो बाकी जो महिलाएं हैं वो उसमें चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो लाइक्रा मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, कभी बैठ के स्टिच कर रहे हैं, बिकॉज 8 आवर्स 8 घंटा 8 दिन मतलब बहुत समय। और एक कोई पढ़ रहा है तो दूसरे लोग ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, और कोई तो 3 लोग एक साथ पढ़ रहे थे और बाकी लोग ये एक्टिविटी, तो एक स्पेस ट्रांसफॉर्म भी हो रहा था। अब इसमें मेरा कुछ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप इनिशिएट करना, प्रोसेस को इनिशिएट करना, कैसे क्या होगा, किस तरह से, बट उसी मोमेंट पे क्या करना है, दैट इज टोटली टेकन कंट्रोल बाय द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट। तो ये कॉन्वर्सेशन मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे एक रिलेशनशिप में जा सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव का संपर्क, और पेडागोजी यहाँ पर एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हम लोग एक साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्योंकि सब बुक, बहुत सारे टेक्स्ट था जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, वो स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन था जो हम लोगों ने पढ़ के एक साथ सुना था। तो ये जो म्यूचुअल लर्निंग और पोजिशनिंग है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो अभी ये JNU में भी जाके हम लोगों ने किया था, और या थैंक यू। और फिर बाद में ये ढाका भी गया था एक बिएनाले में, तो वो भी एक दूसरा कहानी है कि कैसे एक प्रोफेशनल फील्ड आपको इनवाइट कर रहा है, फिर आप एक प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के साथ मिल के चल रहा है, तो ओनरशिप में कैसे रिफ्लेक्टेड होगा। तो मैंने ये पेज बना लिया उसका कि मेरा कैटलॉग में जो इमेज जाएगा उसमें कौन सा इमेज, एक काम का तस्वीर देंगे तो वो संचयन घोष का काम जैसे लिख देंगे, वही हैबिट है, इंस्टीट्यूशन का हैबिट ही वही है कि आइसोलेट करके एक स्ट्रक्चर बताना। तो हाउ टू इंटरवीन इन दैट, और फिर उसमें ये सभी का नाम भी आ रहा है और एक इमेज भी आ रहा है, नीचे वो लोग लिख रहे हैं प्रोजेक्ट बाय संचयन घोष, आई कैन नॉट चेंज दैट, बट वो रूल के अंदर कैसे मैं जाके वो रूल को थोड़ा सा ओपन अप कर सकता हूँ कि ये विजिबिलिटी बढ़े अपने आप में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन एंड द पावर। सो थैंक यू। अगला पाँव नए पानी में, जो संगमन का फलसफा है, अभी हम उससे मुतारिफ हो रहे थे, हम उसको सीख रहे थे कि बिल्कुल एक नया डायमेंशन और फाइन आर्ट्स के ताल्लुक से मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत नई चीज़ें मुझे मालूम हुई।